ઠંડા પ્રદેશોમાંથી સ્થળાંતર કરી આવનારા પક્ષીઓમાં રાજહંસી મોટે ભાગે જોવા મળે છે, પરંતુ આ વખતે મે જૂનના ગરમ ઉનાળામાં નાગોર જિલ્લાના ડીડવાડાના નજીકમાં આવેલા હજારો પંખીઓ આવા અચરજ પ્રમાણે તેવા જોવા મળી રહ્યા છે। શિયાળાની ઠંડીમાં દર વર્ષે વિશ્વના અનેક દેશોમાંથી વિવિધ પક્ષીઓ રાજસ્થાનના નાગોર જિલ્લામાં ડીડવાના અને નવાન ખાતે આવતા હોય છે, જે સ્થાનિક લોકોની સાથે સાથે પ્રવાસીઓ માટે પણ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બને છે। અહીં ખારા પાણીના તળાવોમાં લીલી શેવાળની પૂરતી ઉપલબ્ધતાને કારણે પ્રવાસીઓ હજારો કિલોમીટરની સફર ખેડીને આવતા હોય છે, તેમજ શિયાળો પૂર્ણ થતાં પરત ફરતા હોય છે। આ પ્રવાસ પર આવનારા પક્ષીઓને વિરહના પક્ષી પણ કહેવામાં આવે છે અને આ કારણોસર તેમના पर पक्षियों घना गीतों पण लखायेला छे। पर्यटन में मेरे को जैसा अनुभव है, पर्यटन में सबसे पहले ज़रूरत होती है प्रेम की। प्रेम से जनित कोई भी चीज़ अगर आपके पास में है, जैसे ताजमहल है तो उसके पीछे प्रेम है, कोई भी मॉन्यूमेंट है तो उसके पीछे एक स्मृति है, वो प्रेम की स्मृति है। इस फ्लेमिंगो और राजहंस, जिसको हम नागौर में कहते हैं, राजहंस जो नागौर का पक्षी प्रतीक है, तो इस राजहंस में इतना प्रेम है कि ये उस समय यहाँ पर लौट करके यहाँ आता है और अपनी स्मृति को जिंदा रखता है। और ये जिंदा रखने की ताकत किसने दी है? प्रेम ने। खलील जिब्रान साहब जो दार्शनिक है, वो कहते हैं कि आपके पास में सब कुछ है, बहुतेरे साधन है, सब कुछ करने की इच्छा है, मशीनें हैं और टेक्नोलॉजी है, लेकिन आप में अगर प्रेम नहीं है उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रेम के बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले बहुत आवश्यक चीज़ है प्रेम। ये सबसे बड़ी जगह हो सकती है, जो कि हज़ारों किलोमीटर दूर से राजहंस पक्षी यहाँ आता है प्रेम के कारण से, अपनी स्मृति के कारण से, कि मेरी स्मृति में, हमारी पीढ़ियों की स्मृति में बताया गया है कि यहाँ पर हमें जाना है, और उसी रास्ते से ये आता है। वो स्मृति इतनी ताज़ा उसमें है, इतनी ताज़ा अगर मनुष्य के अंदर रह जाए तो शायद ये संसार अलग तरह का हो जाए, बड़ा अलौकिक हो जाए, बहुत खुशबूदार हो जाए। ये देखिएगा कि इसके अंदर जो हरी घास है, जैसा डॉक्टर अरुण व्यास जी ने भी बताया कि इसके अंदर जो हरी घास है, जिस प्रकार की वो काई है, उस काई को वो खाने के लिए आते हैं। રાજસ્થાનની શાનમાં વધારો કરતા આ પ્રવાસી પક્ષીઓ ઉપર પણ હવે હવામાનમાં પલટાની અસર જોવા મળી રહી છે। દર વર્ષે શિયાળાની શરૂઆતે રાજસ્થાન આવતા આ પક્ષીઓ આ વખતે ચોમાસાના પ્રારંભે જ આવી પહોંચ્યા છે। ગ્લોબલ વોર્મિંગના લીધે પક્ષીઓના જૈવિક સમયમાં કોઈ ફેરફાર થયો છે, સાથે જ સાથે લોકડાઉનને કારણે તેમના સ્થળાંતર વિસ્તારમાં માનવ પ્રવૃત્તિઓનો પણ અભાવ એક મોટું કારણ છે કે આ તીવ્ર ઉનાળામાં સ્થળાંતર કરી પક્ષીઓ અહીં રોકાઈ રહ્યા છે। जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है इनका फ्लेमिंगोस का, वो हम अमूमन देखते हैं कि अक्टूबर नवंबर में जब विंटर सीजन प्रारंभ होता है तो उस समय यहाँ आते हैं। लेकिन जैसा कि पिछले साल हम लोगों ने देखा, सांबर में एवियन बोटुलिज्म के कारण पक्षी की एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई, और एक इन्फॉर्मेशन इनके पास, एक इनका इन्फॉर्मेशन नेटवर्क होता है, तो हमने पहले भी इस तरह की आशंका जाहिर की थी कि ये हो सकता है इस बार थोड़ा लेट आए, और वही सच साबित हुआ। ये दिसंबर तक यहाँ नहीं आ पाए थे और उसके बाद इन्होंने यहाँ अपना प्रवास किया। जब इनको ये लगा कि ये अब एवियन बोटुलिज्म का कोई प्रभाव यहाँ नहीं रहा है, तो उसके बाद उस समय ये यहाँ आए। और अमूमन पिछले 5-7 सालों में हमने ये इनका जो व्यवहार है उसमें ये महत्वपूर्ण परिवर्तन हमने नोट किया है कि ये गर्मी के ऋतु में भी यहाँ रहते हैं। इसका मतलब है कि जो जलवायु परिवर्तन और मौसम में बदलाव की हम बात करते हैं, उसका असर न केवल मानव जाति पर लेकिन पक्षियों पर भी पड़ने लगा है। और इनके व्यवहार से ये हम यहाँ देख सकते हैं कि गर्मी की सीज़न में भी, जून जुलाई में भी जब भीषण गर्मी होती है तब भी ये फ्लेमिंगो यहाँ रहते हैं। और अमूमन हम देखते थे कि पहले मार्च में जब विंटर ख़त्म होने वाला होता था तो ये वापस लौट जाते थे। तो ये परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन का एक इफ़ेक्ट हम मानते थे कि मानव जाति को ही नहीं, जीव जंतु और पादप सब पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। मानवीय भूलोनी असर हवे मनुष्यनी साथे साथे अन्य प्राणीओ पर पण जोवा मळी रही छे, अथवा तमे एम कही शको के मानव दोषोनो शिकार मुखबधीर शांत जीवो बनी रह्या छे। आ ज कारण छे के ठंडा प्रदेशोना आ प्राणीओ गरम रણમાં મે જૂનની ગરમીમાં જોવા મળી રહ્યા છે।